गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम फिर सोशल साइंस की बात करेंगे। तो सोशल साइंस के अंतर्गत हमने लेसन संख्या 4 कंप्लीट कर लिया था। आज उसके आगे बात करेंगे। और आज जो हमारा नया लेसन है लेसन संख्या 5 और आपके लेसन का नाम है शासक और इमारतें। हमने मुग़ल कालीन अनेक शासकों के बारे में पढ़ा, उनके प्रशासन और सैन्य व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ा, लेकिन आज हम बात करेंगे राजा और इसके अलावा जो उन राजाओं ने जो वो इमारतें बनाई उनकी बात करेंगे। तो आपका पाठ शुरू होता है। जैसे आप क्लास में किताब में ध्यान देते हो, वैसे इस वीडियो में भी आपको इसी किताब की जो भाषा है इसमें ध्यान देना है। और दरअसल इस लेसन के अंदर अनेक चित्र और जो शैली हैं, कला हैं, उसके बारे में बात की गई है, जो आपको देखना ज़रूरी है। इसलिए वीडियो को आराम से और ध्यान से देखो। और हम शुरू करते हैं पाठ को। चित्र संख्या 1 कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है। चित्र संख्या 1 अगर हम देखें तो आपको चित्र संख्या 1 दिखाई दे रहा है। ये जो चित्र है ये चित्र संख्या 1 है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आपको क्या दिखाई दे रही है? कुतुब मीनार दिखाई दे रही है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है चित्र में, ये क्या है? कुतुब मीनार है। अब अपन को इसके बारे में पढ़ना है कि ये किस प्रकार की हैं और इसमें कौन कौन सी बातें हैं। तो अपन आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है। ये चित्र है जो आपको दिखाई दिया अभी। ये कुतुब मीनार का जो पहला छज्जा है, छत है, उसकी बात की गई है। कुतुब मीनार ऐबक ने या कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया था। तो पहली बात जो आपको महत्वपूर्ण है और आपको याद रखनी चाहिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया था। आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर का क्वेश्चन क्या आ सकता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने व कब करवाया? तो आप याद रखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया था। मेरे हिसाब से पहली लाइन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने को देखें। आपको क्या देखना है? जो छज्जा है उसके नीचे मेहराब और ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित अलग अलग नमूने। तो चित्र देखो आप, और इसमें आपको क्या देखना है कि जो छज्जा है, तो ये देखो छज्जा दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ आराम से खड़े रह सकते हैं। ये जो छज्जा है, ये देखो छज्जे के ऊपर जो लाइन होती है जिसको मेड कहते हैं, इसके नीचे देखो ये जो चीज़ दिखाई दे रही है आपको इस प्रकार की, ये है मेहराब। अगर मैं बात करूँ तो ये जो चीज़ है ना, इसे ये अलग अलग प्रकार देखो, यहाँ ये जो है ना, ये सब मेहराब हैं। क्या हैं? ये देखो, ये भी मेहराब, ठीक है, ये मेहराब। तो किताब वाले ने या इस किताब की जो भी लेखक है उन्होंने ये भी तो कहा है कि छज्जे के नीचे आपको मेहराब देखना है। तो मेहराब तो नज़र आ गया। इसके अलावा ज्यामितीय रूपरेखाएँ। ज्यामितीय रूपरेखाओं का मतलब ये होता है कि जो ये ज्यामितीय आकार की गोल गोल है, तिरछी, अलग अलग प्रकार की जो अंदर ज्यामितीय का मतलब होता है कि जैसे आयत हैं, वर्ग हैं, गोल हैं, त्रिभुज हैं, ऐसी जो आकृतियाँ होती हैं उनको ज्यामितीय आकृति कहते हैं। ज्यामितीय आकृति किसे कहते हैं? जिसमें आयत हो, वर्ग, वृत्त या त्रिभुज, ऐसी आकृतियाँ होती हैं उनको ज्यामितीय आकृतियाँ कहते हैं। तो इसमें आपको ज्यामितीय आकृतियाँ खूब सारी दिखाई दे रही होगी, इनके बीच में दिखाई दे रही होगी। इसके अलावा ये जो गोल गोल दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये ज्यामितीय आकार, ठीक है। ये अलग अलग आकृतियाँ आपको देखनी हैं। आगे किताब में बढ़ते हैं। आगे किताब वाला क्या कह रहा है? तो छज्जे के नीचे छोटे मेहराब हमने देख लिए, ज्यामितीय रूपरेखाएँ भी बहुत सारी बनी, उनके नमूने भी हमने देख लिए।
क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की 2 पट्टियाँ दिखाई दे रही हैं? क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि क्या हमको या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की 2 पट्टियाँ दिखाई दे रही हैं? अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेखों के बारे में मैंने काफ़ी कुछ बताया है। जो किसी दीवार, गुफा, लोहे की पट्टी, पत्थर पर जो लिखे हुए होते हैं ना, कुछ लेख लिखा हुआ, कुछ बातें लिखी होती हैं, उसे अभिलेख कहते हैं। तो अभिलेख के बारे में आपको पता है। तो इसने क्वेश्चन ये कहा है कि जो चित्र है उसके अंतर्गत आपको 2 पट्टियाँ नज़र आनी चाहिए जिस पर कुछ लिखा हुआ है। चलो चित्र को वापस देखते हैं। चित्र आपके सामने है। कहीं आपको अभिलेख की 2 पट्टियाँ नज़र आ रही हैं? कहीं ऐसी 2 पट्टी जहाँ पर कुछ लिखा हुआ है नज़र आ रहा होगा मेरे हिसाब से। नहीं आ रहा क्या? चलो मैं बताता हूँ। एक पट्टी आपको ये दिखाई दे रही है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये पट्टी देखो, इसके बीच में कुछ लिखा हुआ है। ये जो लिखा हुआ है अरबी भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो पट्टी है ना नीचे इस प्रकार की, ये अगर मैं बताऊँ आपको पेन से, तो ये जो पट्टी है दिखाई दी आपको, इसमें कुछ लिखा हुआ है, अरबी भाषा में लिखा हुआ है, हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, अरबी भाषा में। तो ये जो पट्टी है, एक तो ये पट्टी और एक नीचे ऐसी ऐसी पट्टी एक और है, ठीक है। ये 2 पट्टियाँ, ये 2 पट्टियाँ हैं जो अभिलेख हैं, उस पर कुछ लिखा हुआ है, पत्थर पर लिखा हुआ है अभिलेख। तो मेरे हिसाब से 2 पट्टी आपको नज़र आ गई होगी। पहली तो पट्टी ये और दूसरी कौन सी है? ये, ठीक है। तो 2 पट्टियाँ भी देख ली, ये हमने मेहराब भी देख लिए, अलग अलग यहाँ पर जो ज्यामिति आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं वो भी हमने देख ली हैं। आगे क्या कह रहा है, किताब में वापस ध्यान देंगे। अब देखो, ये अभिलेख अरबी भाषा में है, ठीक है, ये बात मैंने बता दी है। गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोणीय है। इसने बताया कि जो मीनार है उसका जो बाहर वाला हिस्सा है वो घुमावदार है। घुमावदार कैसे होता है? इस प्रकार का, ठीक है। और कोणीय कैसे होता है? इस प्रकार का। तो क्या आपने ध्यान दिया चित्र के अंदर कि घुमावदार है या नहीं है? दिया होगा मेरे हिसाब से। चलो मैं बता देता हूँ आपको। अब देखो, ये जो दिखाई दे रही है ऐसे ऐसे, ये जो पट्टी आपको ऐसे, इसमें देखो घुमाव ऐसे है ना, घुमाव ऐसे ऐसे, और ये इसमें कोई घुमाव नहीं है, ये कोण वाला देखो ऐसे। देखो यहाँ देखो वापस, ये लाइन और ये लाइन ऐसे हैं, तो इसके बीच में कोण बन रहा है, मतलब ये कोणीय रेखा है, ठीक है। और ये जो ऐसे सीधी सीधी घुमावदार है, तो मेरे हिसाब से घुमावदार वाली बात आपको समझ में आ गई और इसके अंदर आपको घुमाव दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं घुमाव वाली बात बताऊं आपको तो आप ध्यान देंगे, ऐसी जो आपको दिखाई दे रही है ना, ऐसे इस प्रकार की, ऐसे जैसे ये ऊपर है, ये जो है ना, ये सब घुमावदार है ऐसे, ठीक है। और मैं कोणीय वाली बात बताऊँ तो अगर ऐसे आपको कहीं दिखाई दे रही है इस प्रकार की, ऐसे, ये कोणीय है। ये देखो, ये देखो ऐसे टिकी टिकी है ना, कोणीय, तो ये आपको दिखाई दे रही होगी मेरे हिसाब से ऐसा भाग। तो अपने इस मीनार के एक एक भाग के बारे में पढ़ रहे हैं कि क्या चीज़ कैसी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि आपको क्या समझ में नहीं आया होगा। मैंने मेहराब के बारे में बता दिया, ये अभिलेख जो लिखे हुए हैं, ज्यामिति आकृतियाँ, घुमाव और कोणीय चीज़ें बता दी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऐसी किताब में ध्यान देंगे, ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी। इस दीवार पर इतने शुद्ध रूप से अरबी भाषा में जो अभिलेख लिखा है, इसको लिखने के लिए काफ़ी शुद्ध रूप से और ध्यानपूर्वक बात इसमें रही होगी। परिशुद्धता मतलब होता है कि शुद्ध और व्यवस्थित और ध्यान के साथ में जो काम किया है उसकी जरूरत पड़ी होगी। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको भी समझ में आ गई होगी। आगे देखो, सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। इस मीनार को बनाने के लिए जो सर्वाधिक योग्य कारीगर होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ी होगी, और इस प्रकार के अभिलेख लिखना जो योग्य कारीगर होता है वही लिख सकता है। जो अपने 2 पट्टियाँ अभी बात की थी, 2 पट्टी पर कुछ अरबी भाषा में लिखा हुआ था अभिलेख, तो वो लिखना बड़ी बात है। तो ऐसे लिखने वालों के लिए अगर हम कहें तो वो बड़े कुशल व्यक्ति होंगे।
याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंटों की बनी होती थी। मतलब लगभग 800 वर्ष पूर्व। 800 वर्ष पूर्व यहाँ क्यों कहा? क्योंकि ये बनी कब है, मीनार कब बनी है? 1199। मतलब लगभग अगर बात करूँ तो 1200 हो गया। 1200 से लगाकर अब क्या चल रहा है? 2000 समथिंग चल रहा है 2000 से ऊपर चल रहा है। मतलब 2000 अगर मैं 20 मानूँ तो लगभग 1200 से लगाकर 2000 के बीच में कितने वर्ष हो गए? 1200 से लगाकर 2000 मतलब 1200 से 20 तो 8 वर्ष हो गए, 800 वर्ष। तो 800 वर्ष पहले अगर हम बात करें तो पत्थर या ईंटों से तो ऐसे बहुत कुछ ही थोड़ी बहुत इमारतें हैं जो पत्थर या ईंटों से बनी होती थी। तो 800 वर्ष पूर्व वाली बात मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी, जो मैंने अभी बताया कि 1199 में बनी है और आज इसको लगभग 800 वर्ष हो गए। और इस इमारत को अगर हम बात करें तो 800 वर्ष हो गए और उस समय जो पत्थर और ईंटों से बना बड़ा मुश्किल काम है। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत का देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? अब देखो 12वीं शताब्दी में बना मान लो, ठीक है, और 13वीं शताब्दी, 12 ख़त्म हो गया, 13वीं शताब्दी में उस समय जब कुतुब मीनार जिन व्यक्तियों ने देखा होगा उन पर क्या असर पड़ा होगा? 13वीं शताब्दी यहाँ क्यों लिखा है भाई? 1199 है, उस समय लगभग बन गई थी, तो 1200 शुरू हो गए और 1200 के बाद में कौन सी शताब्दी होगी? 13वीं शताब्दी। तो 13वीं शताब्दी में जिन लोगों ने इस मीनार को देखा होगा तो उनको क्या लगा होगा? बिल्कुल उनके लिए अद्भुत और अविश्वसनीय वाली बात होगी कि इतनी सुंदर इमारत बनाई है, बहुत ज़्यादा कारीगरों की जरूरत पड़ी होगी, पैसा खर्च हुआ होगा, क्योंकि उस समय ज़्यादातर इमारतें पत्थर और ईंटों की नहीं होती थी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखो, उससे पहले जो साइड में लिखा है चित्र को वो भी बात लिख देते हैं, ध्यान दें। लिखा है कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत हैं। ये जो पूरी बिल्डिंग अगर हम अभी इसका अपने एक हिस्सा देखा है, वैसे ये जो कुतुब मीनार है 5 मंजिला है, 5 मंजिल की है, ठीक है। अभी लिखो कि पट्टिया इसके पहले छज्जे के नीचे हैं। पहले जो छज्जा है उसके जस्ट नीचे अभिलेख लिखे हुए हैं। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक, शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। आपको इसमें एक बड़ी बात पता लग गई होगी कि जो पहली मंजिल है उसका निर्माण तो किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। लेकिन बाकी जो मंजिल हैं उसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था 1229 के लमसम, लगभग 30 साल वर्ष बाद कहे तो। कई वर्षों में ये इमारत आंधी, तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई। तो अलग अलग समय में जब इस पर भूकंप आए, इस पर आंधी तूफान की वजह से काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई, तो अलग अलग शासकों ने इसकी मरम्मत करवाई, मतलब इसकी वापस रिपेयर करवाई इसको। तो वो कौन कौन से शासक है? तो अलाउद्दीन खिलजी की बात आई है यहाँ पर, इसके अलावा मोहम्मद तुगलक की बात आई है, फिरोज शाह तुगलक की आई है, इब्राहिम लोदी की बात आई है। इन शासकों ने क्या करवाया? इसका दोबारा रख रखाव करवाया, मरम्मत करवाई इसकी, ठीक है। तो इसमें आपको एक बड़ी बात पता लग गई होगी कि 5 मंजिल में पहली मंजिल तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई। कब बनाई? 1199 में। बाकी जो मंजिल है वो किसने बनाई? इल्तुतमिश ने बनवाई है 1229 ईस्वी के लमसम, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। किताब के वापस पंक्तियों पर ध्यान दें, लाइनों पर। दूसरा पैराग्राफ जो शुरू हुआ उसमें देखें, लिखा है 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया। मतलब 8वीं सदी से लगाकर, ठीक है, और 18वीं अगर उनकी बात करें तो उनके बीच में लगभग जो ये 1000 साल हुए, उनके बीच में जो भी राजा महाराज हुए, उन्होंने 2 तरह की इमारतों का निर्माण करवाया, 2 प्रकार की।
पहली तरह की इमारतों में, पहली तरह की जो इमारतें हैं उसमें सुरक्षित, ठीक है, और आगे वापस ध्यान देंगे, सुरक्षित, संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगह, किले, महल तथा मकबरे थे। मतलब आपको जो बात याद रखनी है कि 8वीं शताब्दी से लगाकर 18वीं शताब्दी के बीच में राजा या महाराजाओं ने या अधिकारियों ने 2 प्रकार की इमारतों का निर्माण करवाया। पहली तरह की जो इमारतें हैं जो खुद की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, इसके अलावा आराम करने के लिए, ऐसी जगह जो आराम करने के लिए हो, खुद के लिए हो, सुरक्षा के लिए हो, ऐसी मंजिलें बनाई जिसमें किले की बात आई है, किले, दुर्ग जिसको बोलते हैं, महल बनवाए, मकबरे बनाए, ऐसे ऐसे निर्माण करवाए इस प्रकार की इमारतों का या बिल्डिंग का। तो पहले प्रकार में आप याद कर सकते हो किले, महल और मकबरे, जो आराम करने के लिए हो, अपनी खुद की सुरक्षा और सुरक्षित रखने के लिए हो। दूसरी श्रेणी में उन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया, मस्जिद का निर्माण करवाया, हौद, पानी का हौद सुना होगा ना आपने, पानी भरने के लिए हौद होता है। आजकल गाँवों में हौद बनते थे, अब तो नहीं बनते हैं। इस प्रकार का होता है हौद। जैसे अब बात करें तो हम गाँव में ऐसे हौद बने होते हैं ना, यहाँ पर ऐसे नल लगे होते हैं इस प्रकार के, ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार का पाइप होता है इस प्रकार का, और ये जाली लगी होती है, ये पानी का होता है। यहाँ गांव वाले पानी भरते हैं सार्वजनिक स्थान पर, ये हौद है। तो उस समय मंदिर, मस्जिद, हौद बनवाए, कुएँ भी बनवाए, कुआँ जिसको बोलते हो, सराय, सराय मतलब होता है धर्मशालाएँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सराय का मतलब होता है धर्मशालाएँ। उस समय के लोगों ने 2 प्रकार की इमारतें बनवाई, जिसमें पहले में तो मौज मस्ती करने के लिए, खुद की सुरक्षा के लिए किले, महल, मकबरे। दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौद, कुएँ, सराय तथा बाजार जैसी जनता के लिए उपयोग की इमारतें बनाई। बाजार भी बनाए, और ये जो चीज़ें हैं वो जनता के उपयोग के लिए बनाती थी। ये सब किसके लिए? जनता के उपयोग के लिए। राजाओं ने ये अपेक्षा की जाती थी राजाओं से कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे। भाई राजा का काम ही यही है कि वो प्रजा की देखभाल करें, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखें। तो ऐसी राजा से क्या होती थी? अपेक्षा होती थी, तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा रखते थे। और राजा भी लोगों से, प्रजा से आशा रखते थे, किस प्रकार की? कि जब मैं इमारतों का निर्माण करवाऊंगा तो मेरी प्रशंसा होगी, मेरा नाम होगा। इसलिए राजा महाराजा इस प्रकार की इमारतों का, सार्वजनिक इमारतों का निर्माण करवाते थे। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है, इसमें कोई समस्या नहीं है। आगे देखो किताब में, इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। ऐसा नहीं है कि राजा महाराज ही करवाते थे, और भी जो व्यापारिक लोग हैं वो और भी लोग करते थे, अन्य प्रकार के व्यापारिक लोग। वे मंदिरों का, मस्जिदों का, ठीक है, मस्जिदों का, कुओं का निर्माण करवाते थे। ठीक है, व्यापारी लोग भी मंदिर, मस्जिद वगैरह बनवाते थे। परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू होते हैं। खुद के लिए बहुत सारे जो व्यापारी हैं वो स्थापत्य कला के रूप में बड़ी बड़ी हवेलियां निर्माण करवाने के जो अवशेष हैं वो 18वीं शताब्दी से मिलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मतलब व्यापारियों ने 18वीं शताब्दी में भी अपनी खुद की बड़ी बड़ी हवेलियां निर्माण करवाई हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि राजा किस प्रकार की 2 इमारतों का निर्माण करवाते थे। जैसे मैं खुद तो पहले तो अपनी खुद की सुरक्षा के लिए,
ठीक है, जिसमें किले महल वगैरह बात करते थे दूसरी लोगों की भलाई के लिए। अब साइड में जो लिखा है उस पर ध्यान दें। आगरा किले के निर्माण में लगा श्रम, जो आगरा का जो किला बना हुआ है उसमें कितना मेहनत लगी है। अकबर द्वारा निर्मित आगरा किले के निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वालों, 2000 सीमेंट व चूना बनाने वालों तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी थी। बात समझ में आ रही ना, कितने मजदूर लगे आगरा का किला निर्माण करवाया तब? 8000। मतलब ये हुआ कि अकबर ने आगरा का किला का निर्माण करवाने के लिए 2000 तो पत्थर काटने वाले रखे, 2000 सीमेंट चूना बनाने वाले, बाकी कारीगर किले को खड़ा करने के लिए। इस प्रकार से 8000 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। तो बड़ी बात है, इतने कारीगर उस समय एक इमारत बनाने में लगाए जाते थे। ठीक है, आगे किताब में ध्यान दो। टॉपिक क्या है? अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य। अभियांत्रिकी इंजीनियर जिसको बोलते हैं, इंजीनियरिंग होती है ना, उसको बोलते हैं अभियांत्रिक कौशल तथा निर्माण कार्य। किस प्रकार मशीनों का प्रयोग करके, यंत्र का प्रयोग करके कौशल दिखाया गया और फिर निर्माण कार्य हुआ। ठीक है, दिमाग लगा लगा कर उन्होंने फिर निर्माण कार्य किया, तो उसकी भी बात करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, और आगे हम बात करेंगे अगले वीडियो में। इस टॉपिक को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किताब की हमने एक एक लाइन को अच्छी तरह से पढ़ा है, समझा है, और मेरे हिसाब से बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो आपने कुतुब मीनार के बारे में देखा किस प्रकार की है, उसके निर्माण कार्य किसने करवाया, क्या उसकी विशेषता है। तो आपके एग्ज़ाम में अगर कुतुब मीनार के बारे में जो भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी कल बात करेंगे।